ऐसा कोई नया चीज़ नहीं है। हम तेलंगाना वालों के लिए तो बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं रज़ाकार रज़ाकार बोल के, क्योंकि हम तो गांव वाले हैं। गांव में भी बहुत सारे जो डिमोलिश किया गया, ब्लास्ट किया गया रज़ाकारों के वजह से या उनके द्वारा, वो सब भी हमको देखे सोए और जानकारी है। वहाँ से बचपन से ही रज़ाकार के बारे में वो सोच है। लेकिन वो 27 जनवरी 2022 के दिन ये जो स्ट्रॉन्ग इंट्यूजन लॉर्ड बालाजी ने दिया बोल के मैं समझता हूँ, उस दिन से शुरू हुई। 6 महीने का रिसर्च हुई पूरा स्टोरी के, मतलब पूरा सिनेमा स्टाइल में लेके आने के लिए। 120 के ऊपर किताब पढ़े हैं। एक एक किताब पूरा फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज पढ़ के उसमें से पूरा निकाला गया है इसका स्टोरी, स्क्रीन प्ले और स्टोरी। और बनाने से पहले तो हम ये सीक्रेट ही रखना चाहे, लेकिन समहाउ इट गॉट लीक्ड। पहला चीज़ क्या है मैं बोलता हूँ। हैदराबाद में तो बहुत ब्यूटीफुल पैलेसेस है। उसमें बेस्ट पैलेस चौमल्ला पैलेस और एक फलकनामा पैलेस जो 5 स्टार होटल है। अभी पहला चीज़ तो हम कहाँ फेल हो गए, चौमल्ला फलकनामा पैलेस देते ही नहीं बोले शूटिंग के लिए। वही उससे पहले सीताराम हम करे, उससे पहले बहुत सारे सिनेमा करे, वो दिए, लेकिन हमारे लिए नहीं देते बोले, क्योंकि हम रज़ाकारों के बारे में सिनेमा निकालने वाले हैं। वो लोग गूगल करे कहीं गुडूर नारायण रेड्डी इज प्रोड्यूसिंग रज़ाकार। एक्चुअली जब तक अनाउंस भी नहीं करे, लेकिन लीकेज हो गए। वहाँ से शुरू हुई। हमको ये महीना जो 4 तारीख तक इसका सर्टिफिकेशन मिला, तब तक इतने तकलीफ उठाए। पहले जो सत्ते में थे, जो तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट था केसीआर का, वो जो टीआरएस बोल के फिर बीआरएस कर लिया, बहुत ही उचका देश में वो करूँगा ये करूँगा, लेकिन राजनीति तो यहाँ बात करेंगे नहीं। उन्होंने बहुत तकलीफ दिया, क्योंकि उनको वो सोचा कि हम उनको दोषी बना के सिनेमा में बताने वाले हैं। लेकिन उनको दोषी एक ही तरीके से है, वो भी बहुत बड़ा दोषी है वो, कि निज़ाम जिन्होंने अपना ही प्रजाओं पे बलात्कार करवाया, अपना ही लोगों को मरवाया मज़हब बदलने का कोशिश में, उसका मकबरे पे जाके इन्होंने माथा टेक किया है। हम नहीं जाते निज़ाम का मकबरे पे, माथा टिकाते नहीं। अगर हो ना बोलो तो अगर निज़ाम का बाप है, वो पिताजी है उनका, वो उनका पिताजी मीर महबूब अली पाशा के अगर मकबरे पे जाके बोलते हम टिका के आते, क्योंकि बहुत अच्छा था। वेरी सूफी पर्सनालिटी, हिंदुओं को बहुत मदद किया, कोई हिंदू को हार्म नहीं करा। लेकिन ये भूख के वजह से, राज्य आकांक्षा बोलते हैं ना, जो देश बनाना चाहा, तुर्किस्तान का भूखी में और उस पैसे में इन्होंने अपना ही लोगों को मर्डर करवाया, रेप करवाया। तो वो पापी का रूप से हम देखते हैं, और कोई दूसरा मज़हब के रूप से नहीं देखते। वो सिर्फ मीर उस्मान अली पाशा एंड कासिम रिजवी, द विलन ऑफ द मूवी कासिम रिजवी। हम इनके ऊपर ही हमारा गुस्सा है। इनको बाहर लेके आके लोगों को, दुनिया को बताना है, उस इतिहास के पन्नों को आप जैसे नौजवानों के सामने रखना है, ताकि आप और आपके बच्चे पोते, आने वाले पीढ़ियाँ सुकून से, शांति से रहना है। गंगा जमुना का तहजीब से जीना है। कोई इसमें उचक के मैं वो करूँगा ये करूँगा बोले जैसा नहीं। सब भारत माता के बच्चे के जैसा जिएंगे इधर। वो है हमारा इंटरेस्ट, वो है हमारा इंट्यूशन, वो है हमारा लव फॉर द प्रेजेंट डे किड्स। बिकॉज हम तो फादर ग्रैंडफादर का उम्र के, तो हमारा क्या रहता, बच्चों के ऊपर ही प्यार रहता ना। हमारे देश के बच्चे आज 100 करोड़ लोग आज जवान बच्चे हैं, तो उनको नहीं मालूम है, वो पढ़ने के लिए भी उनको पेशेंस नहीं है, गूगल करके देखने को भी पेशेंस नहीं है। लेकिन एक सिनेमा के रूप में लेके आके अगर उनके सामने रखे, वो भी अच्छा क्वालिटी सिनेमा, एक एक कैरेक्टर में जिए हैं। ऊपर वाला ने क्या करा, इनको एकदम जीवित करके वो कैरेक्टर को उनसे करवाए, एक एक ऐसा इमैक्युलेट काम करे। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, द प्रोटैगनिस्ट, द मैन हु हैज़ यूनिफाइड द होल कंट्री। उस ज़माने में 565 प्रोविंसेस रहते थे अपने को आज़ादी मिलने से पहले। 20 प्रोविंस पाकिस्तान में गए, 545 प्रोविंसेस थे इसमें रजवाड़े, उसमें से 3 बच गए थे, 542 मिल गए बेग अनकंडीशनली, जैसा इंडिपेंडेंट कंट्री होगा उसमें मिल गए। मिलने के बाद 3 थे, एक था कश्मीर, एक था, दूसरा था जूनागढ़, तीसरा था हैदराबाद। तो कश्मीर में आपको क्या हुआ मालूम है,
पाकिस्तान इंडिया सेपरेट होते ही पाकिस्तान वाले आके उधर हमला करके आधा ले लेके पीओके कर लिए। वो राजा हरि सिंह आके फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास आया। वो बोले फिर अरे ठीक है भाई मिलिट्री भिजाए उसको वहाँ तक, जहाँ तक हमला हुआ वहाँ तक ही रोक दिए। फिर वो विलीन हो गया। प्लेबिसाइट में जूनागढ़ इंडिया में विलीन हो गया। नेक्स्ट था ये सब चीज़ सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से। थर्ड था निज़ाम का, ये जो हैदराबाद प्रोविंस, जिसमें इस प्रोविंस में आज का पूरा तेलंगाना है और 5 डिस्ट्रिक्ट इस महाराष्ट्र का है, आमची मुंबई का है 5 डिस्ट्रिक्ट और 3 डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका का है। तो इन जगहों का लोगों को भी बहुत सारे तकलीफ हुए। आपको एकदम बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। आज जो कांग्रेस के जो राष्ट्र के अध्यक्ष है जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने जब 7 साल की उम्र में थे, उनके सामने उनके माताजी को और बहन को रजाकारों ने जलाया जिंदा। आप कभी भी उनसे पूछ सकते। उन्होंने इन मीडिया इन कैमरा वो बोले हैं अभी बीच में 6-8 महीने पहले कि हमारा माताजी को और बहन को हमारे सामने मार दिए गए बोल के वो बोले थे। तो इतने बहुत सारे हैं। 60,000 रेप्स, 2 लाख मर्डर्स किसको बोलते हैं? वो राजा अपना ही प्रजाओं पे इन्फ्लिक्ट किया, तो उनको दोष बना के आपके सामने ला रहे और फिर रजाकार फिर इस दुनिया में कहीं भी पैदा नहीं होना। क्योंकि कोई भी देश का अध्यक्ष हो या राजा हो अपना ही प्रजा के ऊपर बल प्रयोग नहीं करा। बस सर आपसे जानना चाहूँगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी पूरा देश साथ में लाने में। सर कितना प्राउड फील हो रहा है उनका किरदार निभाते हुए, अगर और थोड़ा सा बताएं कि क्या क्या रिसर्च करनी पड़ी और एज अ ह्यूमन क्या सीखा आपने उनके किरदार से? सर रिसर्च तो बहुत कुछ हेल्प की है मेरे प्रोड्यूसर साहब ने और डायरेक्टर साहब ने। हाँ, आइडल मेरे थे वो शुरू से आज तक हैं। अलग अलग आइडल्स होते हैं सबके, किसी का गांधी जी हैं, किसी के नेताजी थे, बट मेरे आइडल वो थे। और अगर वो रोल मुझे प्ले करने का मौका मिला तो इससे बड़े सौभाग्य की बात ही नहीं है मेरे लिए। और इन्होंने मुझे चुना वो रोल प्ले करने के लिए, जबकि ज़्यादातर मैंने नेगेटिव रोल्स किए हैं। तो मेरे लिए तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अब मैंने क्या परफॉर्म किया कैसे, वो तो आप देख के बताएंगे कि मैंने क्या किया है, तो ज़रूर देखिएगा। अच्छा लग रहा है सर। थैंक यू सो मच। मकरंद सर आपसे जानना चाहूँगा कितना इजी या डिफ़िकल्ट है, और जैसे सर ने कहा कि यूथ को इस चीज़ के बारे में पता चलना चाहिए ताकि इन फ्यूचर जो ऐसा कोई रजाकार पैदा ना हो कि इस तरह का जेनोसाइड हो, अगर उस बारे में कुछ शेयर करें और थोड़ा सा अगर किरदार के बारे में बताएं। मैं पहली बात तो ये मुझे लगता है कि गुडूर सर जो है एक तो राजनेता है और वो वहाँ से हैं, तो उनका एक भावनात्मक उद्रेक है, वो जो एक है, अब विस्फोट है वो। मैं अभिनेता हूँ, तो अभिनेता एक कलाकार जब होता है उसके पास किरदार आता है, तो किरदार ही उसको एक सशक्त कलाकार के रूप में उसको निभाने के बाद वो बनता है। तो मेरे लिए चैलेंजेस तो ये थे कि आप इतिहास का किरदार करो और जिसके बारे में उतनी मालूमात नहीं थी। निज़ाम हम कहते हैं, लेकिन ऐसा ध्यान में नहीं आ रहा था कैसे दिखते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं। और फिर रिसर्च जब शुरू हुआ, जब बातें हुई स्क्रिप्ट को लेकर कि क्या है, धीरे धीरे समझ में आया कि इतना सबसे संसार का अमीर आदमी, मतलब एक टाइम पर दुनिया का सबसे अमीर आदमी घोषित किया गया था टाइम मैगजीन में 1937 में, और वही आदमी आपको साकार करना है। और उसके साथ ये भी बताया गया कहीं कि ये कंजूस आदमी है। मतलब बड़ा मज़ा आया मुझे कि क्या कंजूसी बाद में सबसे दौलतमंद बनता है। तो ये बातें सोच रहा था, लेकिन क्रूर कहाँ से हुआ? सबसे लिखा पढ़ा है, साहित्य प्रेमी ऐसा आदमी अचानक से धर्मांध होकर जब एक धार्मिक राष्ट्र बनाने के पीछे पड़ जाता है तो क्या होता है। तो ये जब रिसर्च करते रहा, एक बतौर एक्टर इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि खुद को निज़ाम की भूमिका में, ख़ास करके उसका जो एक आखिरी सीन है जहाँ ऑपरेशन पोलो के बाद उसे अपना हैदराबाद विलय करने पर मजबूर हो जाता है तो वो अपने डेक्कन रेडियो स्टेशन में चला जाता है। तो वो उतर कर जब चलता है तो मैं बतौर एक्टर, मुझे अचानक से लगा कि ये 6 पुश्ते उसके पहले, ये 7वां था। तो असफजाही के लिए उसका मतलब ये तो फेलियर हो गए ये खुद, और अपनी नज़र में भी फेलियर हो गए।
तो वो पूरा फेलियर लेके मैं जब वो सीढ़ियाँ चढ़ा डेक्कन रेडियो की, और डेक्कन रेडियो के सामने जब बैठा और वो एक आखिरी स्पीच देता है अपने प्रजा को, रियाया को, और कहता है अमन से इसको एक्सेप्ट करो, ये जो स्पीच था वो करते समय मुझे बतौर अभिनेता मुझे ऐसा लगा कि मैं निज़ाम बन गया हूँ। तो मुझे डेफिनेटली प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर का अपना कारण होता है। मेरा एक एज एन इंडियन डेफिनेटली एक कारण ज़रूर रहेगा कि इतिहास, वो इतिहास जो लोगों को नहीं पता है, और एक ये भी बात कहना चाहूँगा कि वो इतिहास है, तो वो ऐसा नहीं है कि हम हमारे मुसलमान लोगों के भाइयों के ख़िलाफ़ कुछ बोल रहे हैं। इतिहास में जो घटा है, जैसे हम गांधी फिल्म बनी थी तो अंग्रेज़ों ने जो अत्याचार किए थे वो बताए थे, और फिर अंग्रेज़ों ने ही वो फिल्में देखी थी, और इसलिए मुझे नहीं लगता कि उसको लेके किसी ने कुछ सोचना चाहिए। तो एज एन एक्टर मुझे लगता है कि ये किरदार मैं कर पाया क्योंकि इन्होंने बहुत सारे पैसे लगे। एक होता है ना कि आप जिस फिल्म में काम करते हो, ख़ास करके इतिहास यदि जुड़ा हो या माइथोलॉजी हो, तो उसमें बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। सबसे पहली बात तो है कि पैसा खर्च करना पड़ता है। बड़े एक्टर लो तो और पैसा सब कुछ हो जाता है, तो लेकिन पैसा जो प्रोडक्शन का होता है वो कम नहीं होता। मतलब जो सेट खड़ा करने के लिए या जो एक्शन दिखाने के लिए, मुझे लगता है वो सब कुछ इन्होंने चार मीनार बनाए, 1 करोड़ 40 लाख रुपए लगा के चार मीनार बनाए और सीसी रोड्स बनाए, क्योंकि उस ज़माने में डांबर के रोड नहीं थे। जब मिलिट्री का परेड होता ना, तो वी हैव टू शो एग्जैक्टली व्हाट वाज देन। तो चार मीनार को पूरा ह्यूज स्ट्रक्चर, और नहीं तो सिनेमा में चार मीनार के पास तो अभी कुछ भी नहीं कर सकते आप, और एकदम ऐसा जैम होके पूरा वेंडर्स के साथ, फल बेचने वाला, बैंगल बेचने वाला और कुछ बेचने वाला, फोटोग्राफर्स, ये पूरे भरे हुए रहते। तो रियली 1946, 47, 48 को क्रिएट करना उतना आसान नहीं है। आप इमेजिनरी सीजीज बना के चल सकते, लेकिन हिस्ट्री को क्रिएट करना तो इट हैज़ टू बी एग्जैक्ट, प्रिंट रहना पड़ता। तो जो क्वालिटी हमने निकाले हैं, ये शायद बाहुबली नहीं हो सकता, लेकिन ये राजमौली डायरेक्ट नहीं किया होगा, लेकिन हमारा जो याटा सत्यनारायण जो डायरेक्ट किया, ये जो गूडूर नारायण रेड्डी ने प्रोड्यूस किया, टॉप ऑर्डर सिनेमा है। इस बीच में नहीं तो सिनेमा इंडस्ट्री का हिस्ट्री में बड़ा हीरो या बड़ा हीरोइन को नहीं लगा के निकाले, सो एक ही सिनेमा है हिस्ट्री में खट जाएगा। यही हमारे बड़े हैं, यही बड़े हैं। आज इन्हीं के यही फाउंडेशंस है जो इस सिनेमा को खड़ा के प्रजा के बीच में लेके जाके हर एक का आंख खोलने का और उनको उत्तेजित करने का जो कोशिश इन्होंने किया, एक एक कैरेक्टर में वो जिए हैं, जी के उस कैरेक्टर का वैल्यू को एनहांस किए, ताकि आप लोगों का अच्छा ही हो कल का। इट वॉज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस बिकॉज ये मेरा डेब्यू है एंड एक फर्स्ट टाइम एक्टर के लिए इट्स सच अ ब्लेस्ड अपॉर्चुनिटी कि इतने बड़े एक्टर्स के साथ काम करना, इनके साथ मकरन जी के साथ स्क्रीन शेयर करना, और ये मेरे लिए आई एम रियली रियली थैंकफुल टू माई प्रोड्यूसर गुडू नारायण रेड्डी जी एंड माई डायरेक्टर याटा सत्यनारायण जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। थैंक यू। ऑल्सो सर, आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि बड़े एक्टर्स तो नहीं है लेकिन आपको बेस्ट एक्टर्स मिले, थोड़ा सा अगर बताएं कि कैसे कास्टिंग हुई, क्या सोचा था आपने, क्या पहले से सोचा आई वुड लाइक टू अंडरलाइन वन पॉइंट। बड़े एक्टर ये बड़े हैं, मेरा मतलब है एस्टेब्लिश हीरोज, सलमान खान, आमिर खान, हमारा नो कौन है वो बन्नी, या नहीं तो शाहरुख खान, ऐसे ऐसे लोग। हाँ, मैं उनके लिए कोशिश भी नहीं किया बॉलीवुड में, तो आई कैनॉट इवन अफोर्ड। मैं टॉलीवुड में किया। I mean, categorically I'm telling, nobody had the guts to come and act in this movie. Yes, I don't mind being on record saying these words, because no one had. No, it's a delicate. What is delicate? I don't understand. You're not hurting anybody. You're only bringing out the history in front of the people. So anyway, I thought whatever may happen, but they are God sent messengers in this movie. Each person, मकरंद देश पांडे, he will act like original निज़ाम। वो तो निज़ाम जरा झुका हुआ रहता है, ये लंबा है, 5'10" है, वो 5'3" है। 7 इंचेस को उन्होंने कंट्रोल किया, उन्होंने उनके झुकावट में। तो ये है इतना डेंजरस आदमी, सच ए ड्रेडफुल पर्सनालिटी। जो अपन शोले के बारे में सुनते हैं, बच्चे सो जाओ नहीं तो गब्बर आ जाएगा, बच्चे सो जाओ खासिब रिजवी आ जाएगा। मैं एक बात बताऊं आपको, मेरे को ना अक्सर ये बोलते थे कि राज
कासिम रिजवी का अगर डीएनए चेक करवाया या तेरा डीएनए चेक करवाया ना तो मैच हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है अपने आप में। तो कई बार बोलते थे पुनर्जन्म हो गया है कासिम रिजवी का, 2-3 बार Yeah, आपने ऐसा बोला। the day he came for look test, he came and sat in front of me. मैं मेरा फ़ोन से फ़ोटो लिया और मैं तुरंत किसी को भिजाया, कैसा लग रहा है, अरे क्या है, कौन कासिम रिजवी पैदा हो क्या है क्या, ऐसा था। एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये हम तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, मैं उसी कॉलेज में पढ़ा, तो कैसा ही इज़ अ हीरो एक्चुअली। हीरो को क्या करें, उस ज़माने में भी मार्केटिंग कर लेके महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू बना दिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक्चुअली शुड बी नंबर 2, और गांधी के बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल रहना चाहिए। नेहरू जी इस देश के लिए अन्याय किए, क्योंकि हाथ से हो रहे, ठंडा बैठे हुए, क्या बोलो तो, अरे स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट दिया ना। अरे स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट देने के बाद भी अगर मेरा प्लॉट है, मैं आपको बेच दिया, अग्रीमेंट करा, तो आप घर बनाना शुरू करते विदाउट इवन अग्रीमेंट इन द डॉक्यूमेंट। तो क्या करे, तो मैं आपके ऊपर कार्रवाई चलाता हूँ ना, पुलिस के पास जाता हूँ, कोर्ट को जाके रेसिस्ट नहीं करे जैसा रेस्टेंट ऑर्डर लाता हूँ। मैं प्रधानमंत्री होकर ठंडा बैठे, उस टाइम पे उन्हीं का जो मंत्री है, होम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस देश को टूटने से बचाया, इस देश को कैंसर होने से बचाया, फिर बंटवारा होने से बचवाया इस देश को, वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनको आज अपन पूरे नमन करना है, उनको सैल्यूट करना है। उसके वजह से 3 दिन पहले हम जाके बारूच में जाके उनके कदमों पे पुष्प लगा के उनको हम प्रेयर करके आए, उनको थैंक यू बोल के आए, क्योंकि उनके वजह से आज हम लोग सच्चा हवा ले रहे। नहीं तो आतंकवादी फैलाने वाले पाकिस्तान में आज 1 किलो आटा के लिए अपन परेशान होते थे हम हैदराबाद में, क्योंकि तुर्किस्तान रहता था, वो पाकिस्तान के भाई बन के रहता था, कितना बुरा रहता था। हैदराबाद का बिरयानी आप कभी नहीं खा सकते थे, क्योंकि दूसरा देश को जाते थे आप उसमें, अगर वो इसमें नहीं जुड़ा तो इतने सारे ब्यूटीफुल थिंग्स है। एंड इसमें आप सोचेंगे सिर्फ ओनली एक्शन एक्शन